वेलकम बैक टू द चैनल। तो डे 66 पर आ गए हम कैलकुलस के। आज अपन मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज से हम मोर देन वन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अगले एक वीक के लिए। तो फटाफट से अपन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पर अपन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन्होंने कि एफ ऑफ एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है, अगर मैं इसको 1 - कॉस पाई एक्स से बराबर करूं तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो अब इसको अपन पीरियोडिक फंक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे cos पाई एक्स है, तो cos पाई एक्स का जो टाइम पीरियड होगा वो आपके पास 2 के बराबर आएगा। अब f ऑफ x का टाइम पीरियड t ले लेते हैं। अब मान लो इनका कोई यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है x बराबर अल्फा। अब दो फंक्शंस अगर साथ में हो तो दोनों पीरियोडिक हो तो टाइम पीरियड उनका एलसीएम लेकर निकाल सकते हैं अपन। तो अगर टी और टू का कोई एलसीएम आता है, मान लो जैसे के आया इनका एलसीएम, तो फिर अल्फा अल्फा प्लस के अल्फा प्लस टू के सारे ही सॉल्यूशन हो जाने चाहिए, क्योंकि फिर ये दोनों टी और टू दोनों के एलसीएम पे रिपीट करते रहेंगे तो फिर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब इनका कोई एलसीएम नहीं आ सकता। और एलसीएम कब नहीं आएगा? जब टू रैशनल है तो उसके साथ टी इररेशनल नंबर हो जाए। तो इसका मतलब टी वन नहीं हो सकता, टी रूट थ्री ई या पाई हो सकता है, क्योंकि ये तीनों इररेशनल नंबर्स है, तभी एलसीएम नहीं आएगा और एक यूनिक सॉल्यूशन ही मिल पाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये सवाल। तो यहाँ पर क्या करते हैं अपन? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपन क्या करते हैं, x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस करके फर्स्ट प्रिंसिपल बनाएंगे। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ, अंदर आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच, माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इस तरह से। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो साइन के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, x प्लस एच, और माइनस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा इसके केस में साइन ऑफ एक्स, ऐसा। अब अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मॉड एच से डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर भी अपन ने मॉड एच से डिवाइड कर दिए, यहाँ भी अपन ने क्या कर दिया, मॉड एच से डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके केस के अंदर अगर देखेंगे तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, इस तरह से। और इधर अगर अपन यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स, और ये भी मॉड के अंदर है। मतलब एफ एक्स का जो डेरिवेटिव आ रहा है अपने पास एफ डैश एक्स, वो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है अपने पास, कॉस एक्स आ रहा है। और क्या क्या चीजें अपन बोल सकते हैं यहाँ पर? इसके केस में पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है, क्या ये फंक्शन वन वन है, क्या ये फंक्शन मेनी वन है, क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है। इसके अलावा और चीजें अगर अपन इसके अंदर देखने की कोशिश करें तो अपन यहाँ पर क्या देख सकते हैं, जैसे एक्स को अपन ले लेते हैं एक्स प्लस टू पाई और वाई को ले लेते हैं एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई माइनस एफ एक्स, ये वाला, ये पार्ट आ जाएगा साइन एक्स प्लस टू पाई, इस तरह से। और माइनस में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। अब साइन एक्स प्लस टू पाई साइन एक्स के बराबर होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी मॉड की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो ये पॉसिबल नहीं है। तो मॉड जीरो के ही बराबर आएगा, यानी एफ एक्स प्लस टू वाई पाई बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये भी जो होगा ये क्या होगा, पीरियोडिक होगा और रिपीट करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई बराबर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। और पीरियोडिक है तो फिर वन वन हो नहीं सकता। सर्जेक्टिव मैन्युअल में बस ऐसा है कि जो आपकी रेंज होगी वो अपने पास पूरी सारे रियल होनी चाहिए, पर क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है? मैं यहाँ y को जीरो ले लूँ तो मॉड में एफ एक्स माइनस एफ जीरो, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन एक्स के बराबर, है ना, ऐसा। और साइन मॉड साइन एक्स कभी भी वन के आगे जाता नहीं। तो मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो का डिफरेंस बाउंडेड हो गया, बाउंडेड फंक्शन हो गया अपने पास। एफ जीरो तो एक फाइनाइट वैल्यू लेगा, तो इसके केस के अंदर भी वही प्रॉब्लम होगी कि क्या ये वाकई सारी वैल्यू ले पाएगा, है ना, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन इक्वल टू वन आ रहा है हमेशा। तो अच्छा है सवाल, है ना। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से तो काम नहीं बना, पर सब्सटीट्यूशन से बन सकता है। और ये एक और फंक्शन है, डेफिनेशन है, टू से इन्फिनिटी में सिग्नम एक्स तो वन हो जाएगा। और बोल रहा है एफ एक्स प्लस जी एक्स एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन में डिसकंटिन्यूस फंक्शन ऐड करते हैं तो कंटिन्यूस आता है। जैसे कि अगर मैं x बराबर वन की बात करूं तो x बराबर वन पे ये फंक्शन की यही डेफिनेशन है, ये चेंज नहीं हो रही और मॉड कंटिन्यूस होता है, तो x बराबर वन पे ये कंटिन्यूस है। इसी तरह x बराबर टू लूंगा तो वहां पे ये कंटिन्यूस है। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे सिर्फ दो जगह दिक्कत होगी, या तो वन पे या फिर टू पे हो सकती है। मुझे एक ही पॉइंट पे गड़बड़ चाहिए, दोनों जगह नहीं चाहिए।
तो या तो मैं क्या करूंगा, f को डिसकंटिन्यूस बना दूंगा एट x इक्वल टू 1, ठीक है, एंड g को कंटिन्यूस बना दूंगा एट x इक्वल टू 2, ताकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2 और 1 पे प्रॉब्लम हो सकती थी, 2 पे मैंने g को कंटिन्यूस कर दिया, तो f प्लस जी कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, और मैंने f को 1 पे डिसकंटिन्यूस कर दिया, g 1 पे कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। या फिर f को कंटिन्यूस बना देता हूँ x बराबर 1 पे, और g को डिसकंटिन्यूस बना सकता हूँ मैं x बराबर 2 पे, और फिर अपन इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो अगर f को डिसकंटिन्यूस और g को कंटिन्यूस बनाना है, g कब कंटिन्यूस होगा x बराबर 2 पे, x बराबर 2 अगर मैं यहाँ पे रखूं, तो x बराबर 2 यहाँ पर रखने पर इसके केस के अंदर जो मेरी वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 0 के बराबर, और x बराबर 2 नीचे रखने पर आ रही है माइनस बी प्लस 1, तो b बराबर 1 पे ये कंटिन्यूस होगा। और f 1 पे कब कंटिन्यूस होगा, जब माइनस 3 प्लस 1 a प्लस 1 के बराबर आ रहा है, यानी a बराबर माइनस 3 पे। दोनों एक साथ मत कर देना वरना एक भी पॉइंट नहीं रहेगा डिसकंटिन्यूटी का। तो a माइनस 3 है तो b 1 नहीं होना चाहिए, a माइनस 3 है तो b 1 नहीं होना चाहिए, और b अगर 1 ले रहे हो तो उसके केस में a माइनस 3 नहीं होना चाहिए, है ना, b 1 ले रहे हो तो a माइनस 3 नहीं होना चाहिए, तो उसके केस में एक ही पॉइंट आएगा डिसकंटिन्यूटी का। नेक्स्ट वाले के केस में लिमिट थोड़ी सी गलत है, यहाँ -1 लगा के अब सॉल्व करते हैं। तो e की पावर ln x को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ln x, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसके केस के अंदर ln ऑफ k स्क्वायर प्लस 25, 1 -1 भी नहीं, सॉरी +1 होगी इतना हमारे पास, ये आपका fx हो गया। अब इसकी पावर में gx है, ये है आपका gx, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है आपको, और ये इसके बराबर दे रखा है, और x टेंडिंग टू 1 है, तो ये वाला पार्ट 0 चला जाएगा, ये ऊपर 1/0 इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, e की पावर fx में से पहले 1 हटा देते हैं, तो e की पावर fx में से हमने 1 को रिमूव कर दिया इस तरह से, ठीक है। और फिर 1 को रिमूव करने के बाद अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस। अब मॉड x को आप x लिख सकते हो क्योंकि x टेंडिंग टू 1 के पड़ोस में पॉजिटिव होगा। ln k स्क्वायर प्लस 25 तो फाइनाइट है, वो इनटू में अलग रहने दो, इधर आप 0/0 इंफिनिटी रखोगे तो, सॉरी 1 रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं तो 0/0 बन रहा है, तो LH लगा सकते हैं, तो LH लगाएंगे तो ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन में नीचे x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव आ गया, तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, साथ में ln k स्क्वायर प्लस 25 है, e की पावर में ln हट जाएगा, तो k स्क्वायर प्लस 25 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k और 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस बीटा प्लस 5, इस तरह से। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि k पॉजिटिव दिया हुआ है, तो अगर आप इसमें AMGM लगाओगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू AMGM इनइक्वालिटी से आ जाएगी आपके पास 10k, ये k से k चला जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी ये भी 10 आएगी, जब साइन स्क्वायर अल्फा भी क्या होगा आपका 1 के बराबर और कॉस बीटा भी होगा 1 के बराबर। तो इसका मतलब यहाँ AMGM लगाएं, है ना, AMGM लगाओगे तो जिन पे लगा रहे हो वो भी बराबर होने चाहिए, तो k स्क्वायर बराबर 25, तो k बराबर 5 आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा और कॉस बीटा 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ से ABCD चेक कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था लिमिट और AMGM मिक्स करने के बाद। तो अब अपन एक दो कैलकुलस के एनालिटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये दे रखा है f डैश x दे रखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स, f1 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अब होगा क्या, जैसे अगर अपन 1 पे बात करें तो 1 पे f1 1 है, तो जैसे अगर आप f डैश 1 या उसके अड़ोस पड़ोस में देख रहे हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एक्स आएगा कुछ इस तरह से। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे इसके केस के अंदर तो f डैश पॉजिटिव आ रहा है। अब क्योंकि f डैश पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, तो f डैश अगर पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों पॉजिटिव हैं, तो f डैश पॉजिटिव है तो f इंक्रीज करेगा। तो मैं जैसे जैसे x अब 1 से आगे जाऊंगा, क्योंकि f जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 से भी बड़ा हो जाएगा, तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, एक्स स्क्वायर भी बढ़ रहा है, एफ स्क्वायर एक्स भी बढ़ रहा है, तो एफ डैश कम होता जाएगा, है पॉजिटिव लेकिन कम होता जाएगा, तो बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा रेट ऑफ चेंज का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, एफ डबल डैश नेगेटिव बोलते हैं अपन जिसको। तो इसलिए मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एफ एक्स 1 से बड़ा होने वाला है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, अपन जहां जहां से भी इंटीग्रेट करना चाहे, जैसे ये एफ ऑफ ए बोल रहे हैं तो अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कि जैसे मान लो आपने 1 से ए इंटीग्रेट कर दी, इधर भी आपने 1 से ए इंटीग्रेट कर दी, तो ये आपको पता है ये बन जाता है टेन इनवर्स एक्स, है ना, तो टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स 1, इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा बन गया आपके पास। टेन इनवर्स 1 जो है वो आपको पता है किसके बराबर हो जाता है, पाई बाय 4 के बराबर हो जाता है।
तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एफ ए माइनस एफ वन, है ना, एफ वन है 1 के बराबर, ये आ गया टेन इनवर्स ए माइनस पाई बाय 4 के बराबर। 1 को अपन उधर भेज देंगे, तो ये 1 प्लस टेन इनवर्स ए माइनस पाई बाय 4, इससे तो 100% क्या होगा, छोटा। मतलब एफ ऑफ ए जो आ रहा है अपना आ रहा है 1 प्लस टेन इनवर्स ए माइनस पाई बाय 4, और उससे ये छोटा ही आएगा। और अगर इससे भी और बड़ी वैल्यू ले लूं तो टेन इनवर्स पाई बाय 2 से आगे नहीं जा सकता, तो इससे तो 100% क्या होगा, छोटा। मतलब एफ ऑफ ए क्या आ गया आपका 1 प्लस पाई बाय 4 या उससे छोटा। तो यहाँ पर आपको जो मैक्स ऑफ एफ ए लेना है सीडी में एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए, वहां पर आप मैक्स ऑफ एफ ए में ये वाली लाइन, ये वाला कर्व ले सकते हो, और फिर आप इस सर्कल के साथ ऊपर, इसके केस में एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया निकाल के सीडी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं जहां अपन को सोचना पड़े कि क्या करना है अपन को। एक और एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, या तो बराबर रहेगा या कम होगा। अब बोल रहा है कि जीरो पे एफ जीरो भी जीरो है, एफ डैश जीरो भी जीरो है, दोनों जीरो, और एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इन्होंने ये थोड़ी गड़बड़ बात कर दी, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब कॉम्बिनेशन क्यों गड़बड़ किया इन्होंने इसके केस के अंदर, अगर मैं जीरो या जीरो के पड़ोस में एनालाइज करूं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तभी डिफरेंशिएबल है, तो जीरो पे जैसे एफ जीरो जीरो है, अब अगर मैं उसके पड़ोस में जाता हूं तो एफ डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कॉनकेव बनने की कोशिश करता है यहाँ पे। पर अगर ये कॉनकेव बनने की यहाँ पर कोशिश करेगा, यहाँ पे जीरो था, अब अगर यहाँ कॉनकेव बनने की कोशिश करेगा, तो फिर उसके केस में जब नीचे कॉनकेव बनने की ये कोशिश कर रहा है, तो वहां पर जीरो से वैल्यू कम हो गई, मतलब एफ डैश डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो एफ डैश जीरो भी जीरो था, एफ जीरो भी जीरो था, एफ डैश जीरो भी जीरो था। अब हमने कहा कि नॉन इंक्रीजिंग है, नॉन इंक्रीजिंग का क्या मतलब हो जाएगा अपने पास, अगर कोई इंक्रीज नहीं कर रहा है तो या तो वो बराबर है, कांस्टेंट जा रहा है, या फिर इस पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब अगर ये यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, और यहाँ पर अगर ये डिक्रीज करने लग गया, जैसे यहाँ इसने डिक्रीज किया, तो अब क्या होगा, डिक्रीज किया क्योंकि एफ डैश अपन ने नेगेटिव लिया, अब ये डिक्रीज किया तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अब अगर एफ की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, नीचे जा रहे हैं, तो एफ डबल डैश क्या होगा, जैसे ही एफ नेगेटिव होगा एफ डबल डैश और पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एफ डबल डैश और पॉजिटिव हो गया तो एफ डैश क्या करेगा, एफ डैश बढ़ेगा, और एफ डैश धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ, पॉजिटिव होने लग गया, तो फिर एक पॉइंट के आगे एफ एक्स को बढ़ना पड़ जाएगा, लेकिन एफ एक्स बढ़ नहीं सकता। तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें बोल दी इन्होंने यहाँ पे, तो इस वजह से इस पॉइंट के आगे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट ही होना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, इस पॉइंट से पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर जीरो या जीरो के आगे वाले हिस्से में तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। अब पूछ रहा है किस हिस्से में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा, तो किस हिस्से में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो -4 से -2 तो जीरो से पीछे, हमें पता ही नहीं है ग्राफ कैसा है। -2 से 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा क्योंकि 0 से 2 में कांस्टेंट है, 3 से 4 में भी कांस्टेंट है, 2 से 4 में भी कांस्टेंट है, तो इसलिए इन तीनों हिस्से में स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं करेगा। तो ये अच्छा एनालिटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी बहुत 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 प्यारा सवाल है, नो क्रिटिकल पॉइंट्स बोल रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होना चाहिए। अब न्यूटन लेबनिज से डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा एफ डैश ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर जीरो, या बेसिकली नॉट जीरो, हमें नॉट जीरो करना है। तो आप एलसीएम लोगे तो एफ एक्स माइनस एफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ डैश ए एक्स माइनस ए। अगर अपन एक्स माइनस ए से डिवाइड कर दें तो ये बेसिकली एक्स और ए के बीच में बनने वाली कॉर्ड का 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप आ गया, जो ए पर बनने वाले टेंजेंट के स्लोप के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे जैसे मान लो ये कर्व है, तो मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट लिखा, ये मेरा ए पॉइंट है, ए कॉमा एफ है, और ये है एक्स पॉइंट, एक्स कॉमा एफ एक्स। तो इसमें 2 पॉइंट फॉर्म से इस कॉर्ड का स्लोप और ए पर एफ डैश ए के टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, बराबर। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब ऐसा हुआ क्यों इसके साथ, क्योंकि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो गए। अगर थ्रू आउट ये कॉनकेव अपवर्ड या कॉनकेव डाउनवर्ड रहता, तो उसके केस के अंदर यहाँ कॉर्ड हमेशा कर्व के ऊपर होती है, यहाँ कॉर्ड हमेशा कर्व के नीचे होती, तो आपको इन दोनों पॉइंट पे कोई ऐसा टेंजेंट ही नहीं मिल पाएगा जिसका स्लोप इस कॉर्ड के ही स्लोप के बराबर हो जाए। तो आपको ऐसा कर्व चाहिए जिसका एफ डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। जैसे इसका एफ डबल डैश लोगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, ये प्लस माइनस दोनों होता है। इसका एफ डबल डैश लोगे 6x आएगा, ये प्लस माइनस दोनों होता है। इसका एफ डबल डैश लोगे आपके पास 2 माइनस साइन एक्स आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव है, कॉनकेव अपवर्ड्स।
इसका एफ डबल डैश लोगे अगर आप तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स आ जाएगा शायद, ये भी हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब सी और डी अपनी कॉन्केविटी मेंटेन रख रहे हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीनों चारों क्वेश्चन कैलकुलस के बहुत प्यारे थे। और अब इंटीग्रेशन के कुछ 2-3 अच्छे सवालों की तरफ अपन बढ़ने वाले। 242 थोड़ा लेंदी है बट कोई नहीं, अपन करेंगे सॉल्व। तो पहला एफ एक्स निकालते हैं। तो cos x बाय x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x cos x ln x, और प्लस के अंदर आ जाएगा cos x बाय x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे दोनों में अलग अलग। तो cos x का इंटीग्रेशन करो, ये आ जाएगा sin x, साथ में x ln x एज इट इज, है ना। फिर आप यहाँ पर आओगे माइनस के अंदर, तो माइनस के अंदर sin x के साथ आ जाएगा आपके पास x ln x का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है ln x प्लस 1 के बराबर। cos x बाय x में बाय पार्ट लगाओ, 1 बाय x का इंटीग्रेशन कर लो, ये आ जाएगा आपके पास ln x, साथ में आ जाएगा आपके पास cos x। फिर माइनस के अंदर आएंगे तो यहाँ पर ln x के साथ cos x का डिफरेंशिएशन, जो कि होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब साइन एक्स ln x वाला पार्ट कट जाएगा, माइनस का साइन एक्स बचेगा, माइनस के साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x ln x sin x प्लस ln cos x प्लस cos x। तो ये आपका f ऑफ x फंक्शन हो जाएगा। फिर एक बार ये फंक्शन आ गया तो अब अपन क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर x के साथ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर x का पहले कर लो, तो ये आ जाएगा 10x, इसके साथ में fx एज इट इज, या fx जो भी अपन ने निकाला यहाँ पे इसको रख देंगे। फिर माइनस के अंदर 10x के साथ fx का डिफरेंशिएशन, है ना, fx का डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रल हटा दो दोनों तरफ, ये डिफरेंशिएशन ही हो गया fx का एज इट इज, है ना। तो ये वाला जो अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, x cos x ln x, और साथ में क्या आ जाएगा x cos x ln x के साथ प्लस में cos x बाय x। तो अब ये वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये अपन को क्या दे देगा, gx की वैल्यू दे देगा। तो इसके अंदर अपने पास क्या आ रहा है, इसके केस के अंदर कुछ आ रहा है अपने पास, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर बाय पार्ट नहीं लगाएं, क्या डायरेक्ट पॉसिबल है इसका इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास fx क्या आया था, हमारे पास fx आया था sin x के साथ ln x इंटू एक्स, और साथ में हमारे पास आया था cos x प्लस ln cos x, इस तरह से ln x cos x, और sec स्क्वायर x से अपन ने मल्टीप्लाई कर दी। तो ये किसी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है क्या, ये देख सकते हैं अपन कि भाई ये इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक बाय पार्ट तरीका तो है ही, बट अगर आपने देख लिया कि भाई ये v का डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट, या u बाई वी है, या u v डैश प्लस u डैश v है, तो उसके केस में अपने पास gx जो होगा वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो क्योंकि मैं यहाँ ऑप्शन देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ से हिंट दिख रहा है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन लग रहा है। x ln x का होता है 1 प्लस ln x, उसके साथ cos x आ गया। फिर cos x का होता है माइनस साइन x, उसके साथ x ln x आ गया। अच्छा, यहाँ मैंने शायद साइन की गलती कर दी है इसके केस के अंदर, तो यहाँ शायद हो सकता है माइनस आ रहा हो, क्योंकि इधर भी माइनस है। साइन आप एक बार देख लेना, तो उसके केस के अंदर अगर माइनस आएगा तो फिर आपको ये gx और ये fx मिल जाएगा। लिमिट फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट का अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे बाय पार्ट से। नेक्स्ट पर आते हैं, हल्का सा लेंदी है ये भी। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो साइन थीटा को पहले टी ले लेते हैं। तो साइन थीटा टी लेंगे तो कॉस थीटा डी टी हो गया, ई की पावर में टी आ गया था। साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यहाँ भी टी रख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4t माइनस 4t क्यूब, ऐसा। इस टी को अंदर भेज देते हैं, तो 4t स्क्वायर माइनस 4t की पावर 4 ई की पावर टी डी टी, इसका जो इंटीग्रेशन आ रहा है ये इसके बराबर आ रहा है। ओके, ये भी काफी अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेंदी लग रहा है। अब इसके अंदर पूछ रहे हैं कि ए बी सी डी इनकी क्या वैल्यू होगी, तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इधर आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t की पावर 4 ई की पावर टी, यानी आपके पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा चाहो तो कॉमन ले लो, फिर अंदर बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ई की पावर साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड में डिफरेंशिएट करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो पहले ए साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे इसके केस के अंदर। तो अगर ए साइन क्यूब थीटा का अच्छा, यहाँ कॉस क्यों आ रहा है, कॉस तो नहीं आना चाहिए था, कॉस का कोफिशिएंट चला जाना चाहिए था। अच्छा, इसीलिए इन्होंने डी जीरो लिखा हुआ है। तो डी जीरो अगर हो गया तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इधर भी मैं साइन थीटा को टी ले लेता हूँ, डी जीरो कर देते हैं, साइन थीटा को टी ले लेते हैं, तो ये हो गया ई की पावर टी, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास ए टी क्यूब प्लस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी टी प्लस ई, ऐसा।
अब इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर करना है, ये वाला जो पार्ट दे रखा है, तो e की पावर t का करेंगे, बाकी वाला जो पूरा पार्ट है अपने पास वो पार्ट एज इट इज रहेगा, फिर e की पावर t एज इट इज रहेगा, और फिर बाकी वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, दोनों को अपन को क्या कर देना है, इसके केस के अंदर ऐड कर देना है, और ऐड करके अपन को दोनों तरफ कोफिशिएंट बराबर करने हैं, वहां से अपन ए बी सी डी ई निकालेंगे। कैलकुलेशन एक बार आप वापस कर लेना, कॉस थीटा को साइन थीटा को टी लेके लेफ्ट साइड में जो बन रहा था टी के टर्म्स में, राइट साइड में भी वही टी के टर्म्स में बनाया, कॉस थीटा नहीं था इसलिए उसको हटा दिया, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके बराबर कर देंगे। कई बार इंटीग्रेशन की जगह दोनों तरफ डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। एक्स की पावर 8 को एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2ab नहीं है होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो 2ab आप ऐड कर दो और 2ab आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो पहला पार्ट बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे में आपके पास ऐसा है। अब इसको आप 2x स्क्वायर का स्क्वायर लिख के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो। तो आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर में था वो वाला पार्ट बचेगा ही नहीं, डिनोमिनेटर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 5/5 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x प्लस c आएगा। c जीरो हो जाएगा क्योंकि f0 की वैल्यू जीरो है, तो पीछे अब आपके पास ऑड फंक्शन बनेगा। डिफरेंशिएशन करोगे पॉजिटिव आएगा तो मोनोटोनिक हो जाएगा। ऑड फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, रेंज ऑल रियल हो जाएगी, एक जगह कट करते हुए भी जाएगा एक्सिस को, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है सारे सही। तो ये मोर देन वन थे कैलकुलस के। कल अपन और मोर देन वन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल आई थिंक हमारा कौन सा डे हो जाएगा, ये डे 66 है राइट, कल हमारा हो जाएगा डे 67। तो क्लोज टू 1 मंथ बचा है जेई एडवांस के लिए, मेहनत करते रहें। कल मिलेंगे डे 67 पे। थैंक यू एवरीवन।